अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गृह वाटिका एवं टेरेस गार्डन में फल सब्जियां कैसे लगाएं? पॉली हाउस में झरबेरा की खेती से अच्छी आय कमा रहे एक किसान की कहानी। किसान भाइयों, जैसा कि अन्नदाता कार्यक्रम में पिछले अंशों में हमने किचन और टेरेस गार्डन में फल सब्जियों की उगाने की तकनीक प्रसारित की थी, और आज इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि किचन और टेरेस गार्डन में लगी फल सब्जियों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए ताकि इनसे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं। प्रयुक्त होने वाले औजार: खुरपी, कुदाल, रोजकेन, हैंड स्प्रेयर, गेडिंग होज, जूट की रस्सी, बांस की फट्टी इत्यादि इसमें प्रयुक्त होते हैं। आवश्यक सामग्री: विश्वसनीय स्थान से गुणवत्ता युक्त बीज, खरपतवार पत्थर रहित अवघटित पदार्थ रहित अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। अच्छी प्रकार सड़ी हुई जैविक खाद, नदी की बलुई मिट्टी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशक दवाएं, आवश्यक जैविक पदार्थ जैसे नीम तेल, नीम केक, नीम पाउडर, पंचगव्य इत्यादि। टेरेस गार्डन की शुरुआत कैसे करें? बुआई में उपयोग होने वाले कंटेनर, गमले अच्छी तरह से धोकर उनमें जल निकास के लिए छिद्र बनाना चाहिए। चयनित पौधों के लिए उपयुक्त मिट्टी लाएं एवं मिट्टी में खाद को हाथ या खुरपी से मिलाएं। कंटेनर में ऊपर से 1 इंच जगह छोड़कर मिट्टी के मिश्रण को हल्के हाथों से ढीला भराई करें। जहां पर सब्जियों का रोपण करना हो वहां पर उथले गमले या पाट का प्रयोग करना चाहिए। उसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग बालू का प्रयोग करना चाहिए तथा जहां पर सीधे बीज की बुआई करनी है वहां पर बुआई के बाद तुरंत सिंचाई करना चाहिए। शहरीकरण होने के कारण जमीन की भी कमी हो गई है। जमीन में फ्लैट्स बन गए हैं या जिनके बड़े बड़े मकान हैं, छत काफ़ी बड़ा है और धूप जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है, वैसे जगह में हमारे किसान भाई या जो भी है, जो शौकीन लोग खासकर, वो टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। ये जब सारी हो गई, गमले की आप भराई कर दीजिए और ये हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी जो भी ले रहे हैं वो मिट्टी जनित रोग हो गया या चींटी हो गया या दीमक हो गया, इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। आप गमले की भराई करके आप अभी 1, 2, 3 बीज एक गमले में डाल दीजिए और साथ ही साथ जैसे अगर तरने वाली सब्जी कुछ ऐसा लग रहा है तो उसके लिए सुतली का सहारा सुतली और बांस का सहारा दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से जब बीज लगाते हैं, क्यारी पंक्ति से बीज लगा करके उसको वर्मी कंपोस्ट से ढक दे और फुहारे से पानी देते रहे। जब बीज में अंकुरन आ जाए समय पर है, जैसे आप खरपतवार भी निकालते रहें और जाड़े का मौसम है तो उसमें पानी जो है से मतलब ये गमला में पौधा हम उगा रहे हैं तो तकरीबन 2 दिन 3 दिन पर, और जैसा दिख रहा है मिट्टी कि भाई सूख रहा है तो उसमें आप पानी डालते रहें। और जहाँ यूरिया जब डालना होता है तो देखें कि पौधा जब 3 हफ्ता का हो गया, लगाने के 3 हफ्ता के बाद, उसके बाद ही जब पौधे में गमले में नमी हो तभी यूरिया डालें, 10 से 15 ग्राम मात्र। और आप ये जो यूरिया है
एक सप्ताह 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 किस्तों में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ सिंचाई कर दें अगर सूखा, अगर गमला की मिट्टी सूखी हो। और अब आई कि रोग से कैसे मुक्ति पाए। रोग हो गया, कीट हो गया, कीटनाशक दवाई में सबसे है कि आप जब भी कीट लगते किसी भी प्रकार का तो उसमें आप जो है रोगर डालें। रोगर वही 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके पौधों पर छिड़काव करें। और जब भी फफूंदनाशक बीमारी लग जाए तो उसमें ब्लाइटॉक्स 50 उसको 2 ग्राम से 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके पौधे पर छिड़के तो उसे फफूंद जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप जो है टेरेस गार्डनिंग या छत पर जो है गमले में सब्जियां उगा करके आप रोज़मर्रा की सब्जियां भी खाइए और फ्रेश सब्जी भी खाइए, स्वास्थ्य भी बनेगा और साथ ही साथ आपका जो है मुनाफा भी रहेगा। आप बाजारी जो सब्जियों से आप बच सकते। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। पॉली हाउस में झरबेरा की खेती से अच्छी आय कमा रहे एक किसान की कहानी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। पॉली हाउस में झरबेरा की खेती आज के समय अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश के किसानों का रुझान इसकी तरफ काफी बढ़ रहा है। आज हम आपको जिला रांची के एक ऐसे ही प्रगतिशील नौजवान किसान दीपक कुमार से मिलवाएंगे, जो कि पॉली हाउस में झरबेरा की खेती कर प्रति माह लाखों की आय अर्जित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो झरबेरा की खेती किस प्रकार से करते हैं। झारखंड राज्य के प्रगतिशील किसान दीपक कुमार पॉली हाउस में झरबेरा की खेती कर स्वयं तो अच्छी आय प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही वहां बेरोजगार युवकों को भी रोजगार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इनकी सफलता को देखते हुए आसपास किसान भी पॉली हाउस में अब खेती करने को प्रेरित हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार। पॉली हाउस के अंदर मैं झरबेरा का खेती कर रहा हूँ। ये पॉली हाउस हमारा 1000 स्क्वायर मीटर में है, जो 25 डेसिमल के एरिया में होता है। इसमें मेरा 5000 प्लांट आता है झरबेरा का, जो मैंने बेंगलोर से टिश्यू कल्चर प्लांट मंगवाया था। इसमें जो मैंने बेड बनाया है वो अपने थ्रू और अपने साथ में कुछ लेबर लेके बेड बनाया है, जिसका बेड का चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, बेड का ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, बेड का जो पथवे है बीच में चलने के लिए जाके हम फ्लावर हार्वेस्टिंग कर सकें, पत्ता निकाल सकें, वो मेरा है 40 सेंटीमीटर। इसमें मेरा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, फोगर सिस्टम लगा हुआ है, कूलिंग पैड है, फैन पैड है, ताकि गर्मी के दिनों में हम ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो उसमें हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। इसके लिए जो टेम्परेचर हमको झरबेरा के लिए चाहिए वो दिन में जो है 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और नाइट में हमारा 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि झरबेरा की खेती हम जैसे करते हैं, तो हमने बेड बना दिया। बेड के बाद उसमें जो बीच में हमको कुछ मिक्स करना होता है, जैसे राइस चावल का भूसी होता है, वर्मी कंपोस्ट और अन्य कुछ दीमक पाउडर और चीटी पाउडर, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, बेड बना देते हैं। उसके बाद हम प्लांटेशन करते हैं। प्लांट से प्लांट की दूरी हमारी होती है 30 सेंटीमीटर और जो बीच में हम एक जो 60 सेंटीमीटर का बेड है तो उसमें हम 2 रो लेंगे, तो हमारा जो रो से रो एक बेड पे डबल लाइन लेंगे, उसका जो दूरी है वो हमारा 35 सेंटीमीटर होता है। अभी आपने दीपक कुमार से सुना कि झरबेरा के फूल उत्पादन के लिए बेड तैयारी से लेकर पौधारोपण तक के कार्यों को करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का ध्यान देना पड़ता है। अब इनसे जानेंगे कि पॉली हाउस में खड़ी झरबेरा से अधिक और अच्छे फूल उत्पादन के लिए फसल का प्रबंधन कैसे करते हैं। ये हमारा 2014 में प्लांटेशन हुआ था दिसंबर में। हम इस प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो हम 4 से 5 साल तक हम इसको प्रोडक्शन लेते हैं और इन दिनों में इसको पूरा 1 साल हो चुका है। हमारा प्रोडक्शन प्लांटेशन करने के 3 महीने के बाद में प्रोडक्शन शुरू हो गया था। इसको आज 1 साल हो चुका है।
इसमें हम कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे 19-19-19, 30-45 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, केमिकल, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन और 1261 प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जैसे हमारा 5 प्लांट है तो हम डेली इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा बेड हमारा गीला हो गया है तो हम उसको एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के उसके बाद हम इसमें ड्रिप चला सकते हैं। इसमें गर्मी के दिनों में कुछ ज़्यादा ही माइट्स आता है, वाइट फ्लाई आता है, तो उसके लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं। एसीफेट, रिजेंट, लेनेंट, ओमाइट, ये माइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। वाइट फ्लाई के लिए हम एसीफेट, रिजेंट, ये सब हम यूज़ करते हैं। लेपिडो यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, हम हफ्ते में फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करते हैं प्लांट में, जो बाविस्टीन जैसे और डाइथेनम 45 हुआ, इसको हम ड्रेंचिंग करते हैं। हर महीने में हम 1 से 2 दफ़ा इसका रैकिंग करते हैं, ताकि जो नीचे मिट्टी है जो गीला होकर जम गया है उसमें थोड़ा सा हवा का होता रहे, हवा मिट्टी जो खुला हो जाता है। इससे क्या है कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। और कभी कभी जैसे आपका पत्ता नहीं फेंक रहा है प्लांट, तो हम उसमें 19-19 का भी ड्रेंचिंग कर देते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका नया पत्ता आने लगता है। किसान भाइयों, ये तो बात हुई फसल के प्रबंधन की। अब इस फसल से प्राप्त तैयार फूलों का बाजार में अच्छा भाव मिले, इसके लिए दीपक कुमार फूलों को तोड़ने के बाद इनका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, जानते हैं उन्हीं से। एक दिन छोड़ के जो हम एक दिन फूल का हार्वेस्टिंग करते हैं, उसमें क्या है कि हमारा जब यहाँ से फूल टोटल हार्वेस्ट निकल के उसको तुरंत पानी में डाल देते हैं, ताकि वो नीचे जो हमारा स्टिक है उसके अंदर में हवा प्रवेश ना करे। अगर वो हार्वेस्ट करने के बाद में तुरंत पानी में नहीं डालेंगे तो उसमें हवा प्रवेश कर जाएगी, तो वो स्टिक जो है आपकी थोड़ा सा डाउन हो जाएगी। अगर उसमें हम उसको तुरंत हार्वेस्ट करके पानी में डाल देंगे, उसके बाद निकाल के उसको पैकिंग करेंगे, तो उसमें आपका स्टिक एकदम खड़ा रहेगा। वो जो है आपका 6 से 7 8 दिन 8-10 दिन तक वो आपका टिका रहेगा। इसमें क्या है कि हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के लिए आपको एक पॉली बैग आता है और रबर आता है। हम जो मार्केट में जो मांगता है कि इसको हमको बंडल बना के हम इसको मार्केट भेजते हैं। एक बंडल में हमारे 10 पीस होते हैं फ्लावर के। पैकिंग करने के बाद फिर उसमें रबर लगा के उसका पूरा पैक करके, और नीचे से अगर स्टिक आपका कम बढ़ती हो रहा है तो उसको नीचे लेवल करके कट कर देते हैं। ज़्यादा स्टिक कट नहीं करना, ताकि आपका स्टिक जो है छोटा हो जाएगा, क्योंकि लंबा स्टिक का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करने से दीपक कुमार को कितनी लागत लगानी पड़ी और इन्हें इससे कितना लाभ हुआ, जब ये प्रश्न इनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब कुछ इस प्रकार दिया। जैसे कि हमारा 5 प्लांट है, एक प्लांट से हम पर मंथ जो है 4 फूल लेंगे, तो 5 चौक 20,000 हमारा फ्लावर हो गया महीने में। और एवरेज अगर निकालें मार्केट का तो हमारा 5 रुपया रहेगा, तो 20-25 हमारा 1 लाख की मंथली इनकम हो गई। उसमें से हमारा लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइज़र कॉस्ट और मार्केट स्टाफ, इलेक्ट्रिक बिल, ट्रांसपोर्टिंग, अगर एनी बड़ी जो भी हमारा एक्सपेंस है उसको सब निकाल के 30,000 निकाल के हमारा 70,000 मंथली इनकम बच जाता है। यदि आप में से कोई किसान झरबेरा फूल की खेती करना चाहता है तो वो दीपक कुमार की तरह तकनीकों को अपनाकर प्रति माह लाखों की आय अर्जित कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अच्छे उत्पादन हेतु हल्दी की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जो किसान हल्दी की खेती कर रहे हैं उनकी फसल में अभी कंदों की बढ़वार चल रही है, और इस अवस्था पर फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई का उचित प्रबंधन तो करना ही है, साथ ही फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण भी करना जरूरी है, तभी फसल से अधिक उपज मिल पाएगी। तो इस समय हल्दी की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना होगा, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल।
किसान भाइयों, आज मैं आपको हल्दी की फसल में सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के कई प्रांतों में इस समय हल्दी की फसल लगी हुई है और हल्दी की फसल जो होती है एक लंबी अवधि की फसल होती है। लगभग 250 से लेकर 250 दिन इसकी पूरी अवधि रहती है और इस समय जो फसल हमारे खेत में लगी हुई है वो 6 से 6.5 महीने की फसल इस समय हो चुकी है। तो इस समय इसमें जो प्रकंद बनने का या राइजोम्स बनने का इसमें समय चल रहा है, तो इस समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। हल्दी की फसल में इस समय बहुत प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल के साथ हवा, पानी, प्रकाश एवं पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों को भी आमंत्रित करते हैं। इसलिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना है वो है कि इसमें जो खेत है उसमें खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार मुक्त खेत रहेगा तो इसमें क्या होगा कि जो कंद बन रहे हैं वो अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ जो खरपतवार मुक्त खेत होने से बहुत सारे जो रस चूसक कीट होते हैं उनसे पौधों को सुरक्षा मिल जाती है, साथ ही साथ बीमारियों से भी पौधों को सुरक्षा मिलती है। अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक होता है कि हम जो हल्दी का जो खेत है उसमें आप मिट्टी पर्याप्त मात्रा में चढ़ाते रहें। तो इससे जैसे कि आप निदाई करते हैं और पानी देने से पहले सिंचाई से पूर्व इसमें निदाई करने के साथ साथ कंदों पर मिट्टी चढ़ा दें, जिससे इसका जो फैलाव है, कंदों का फैलाव है, वो फैलाव सही प्रकार से हो सकता है। हल्दी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के प्रकार तथा फसल की मांग के अनुसार सिंचाई करना भी जरूरी होता है। यदि आप फसल की आवश्यकता से अधिक या कम सिंचाई करते हैं तो हल्दी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में हो, नमी की कमी भी ना हो, जिससे कंद बनने में समस्या आए और अधिक नमी में भी कंद सड़न रोग की समस्या रहती है। तो ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी को बनाए रखें और इसके लिए आप इसके बीच में जो नालियां बनाई हुई हैं उनके माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हैं या स्प्रिंकलर के माध्यम से भी इस फसल में सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल का उचित वृद्धि व विकास नहीं हो पा रहा है तो आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उचित सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है किसान भाइयों कि इसमें बढ़वार सही नहीं हो रही है, बढ़वार में कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें जो घुलनशील उर्वरक बाजार में उपलब्ध होते हैं जैसे कि 19-19-19 का भी छिड़काव कर सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ इसमें चूंकि ये जड़ वाली फसल है और इसमें पोटाश की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ऐसे में जो घुलनशील उर्वरक 0050 है उसका लगभग 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर, यानी 15 लीटर का जो पंप है उसमें 75 ग्राम आप 0050 जो घुलनशील उर्वरक बाजार में उपलब्ध होता है उसका आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। हल्दी की फसल में इस अवस्था पर कुछ रोगों का भी प्रकोप होता है, जिससे हल्दी के कंदों का उचित विकास नहीं हो पाता और किसानों को हल्दी का कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन रोगों का समय से नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। किसान भाइयों, इसमें आप देखेंगे कि पत्ती पर एक बीमारी आती है जो फफूंद जनित बीमारी होती है, जिसमें पत्ती पे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे पड़ जाते हैं। तो उससे भी पौधों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इससे कंद के विकास पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए किसान भाइयों बाजार में मैनकोजेब और मेटालेक्सिल का जो मिक्सचर आता है, कॉम्बिनेशन आता है, कई नामों में बाजार में मिलता है, जिससे रेडोमिल आदि के नाम से बाजार में मिलता है। इसकी लगभग 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको खड़ी फसल पे अगर छिड़काव करते हैं तो जो पत्ती पे आप देखेंगे फफूंद जनित रोग इस समय आ रहा है उससे हमारे जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में जो हल्दी की फसल जब हमारी उखड़ेगी तो उससे जो कंदों का विकास अच्छा होगा और उत्पादन भरपूर मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के कृषक श्याम बिहारी झा ने। यह गेहूं की फसल में उगने वाले चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं।
तो श्याम बिहारी झा जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है गेहूं, और इस गेहूं की फसल में जो सबसे विकट समस्या है, जिसके कारण गेहूं की उपज में 15% से लेकर 45% तक की उपज में कमी देखी जाती है, वो है खरपतवार। खरपतवार का नियंत्रण अगर आप नहीं करेंगे तो जो पोषक तत्व है उसके लिए जो गेहूं की फसल है उससे वो प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो जल है, जो नमी है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इनमें से कुछ जो खरपतवार हैं उनको हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं, और कुछ जो खरपतवार हैं उनको हम सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। अगर इनको सही ढंग से नियंत्रण किया जाए तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की उग्रता ज़्यादा है तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कम करने के लिए बुआई के 25 से 28 दिनों के भीतर 2,4-D सोडियम लवण जो आता है 80% का, उसका 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देने से चौड़ी पत्तियों का जो खरपतवार है उसका नियंत्रण हो जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे लाभ के लिए गृह वाटिका और टेरेस गार्डन में कैसे करें प्रबंधन। समेकित कृषि प्रणाली कम समय में अच्छी आय का साधन। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।